34 साल के प्रतिभावान इंजीनियर अतुल सुभाष ने अपनी जान दे दी। आखिरी वक्त में उन्होंने ये कहा कि मैं मुआवजा देने की बजाय मौत को पसंद करूंगा। हमारे साथ सुभाष के भाई, अतुल सुभाष के भाई हैं विकास। विकास, बहुत बहुत शुक्रिया, इस दुख की घड़ी में आपने कुछ वक्त हमारे लिए निकाला है। ये जानना चाहेंगे कि क्या ऐसा चल रहा था उनके मन में, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने एक सुसाइड नोट छोड़ा है, जो वीडियो उन्होंने डाला, उसमें साफ पता चलता है कि वो बहुत ज्यादा प्रताड़ित थे अपनी पत्नी से। सर, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कभी हम लोगों के साथ पापा से बहुत फ्रैंक था, मेरे से बहुत ठीक से बात होती थी, उसकी हर चीज़ पे हम लोग डिस्कस करते थे, मतलब नॉर्मल वे में। जिस दिन उसने सुसाइड किया उस दिन भी मेरे से शाम को बात हुई थी, एकदम नॉर्मली बात हुई, सब कुछ एकदम नॉर्मल था। मुझे लगा ही नहीं कि वो ऐसा भी कुछ सोच के कर रखा है या सोच भी रहा है करने का। इवन फादर से रात को हर रोज बात होती है उसकी, हर रोज, मतलब या तो फादर से बात होगी या मदर से बात होगी, लेकिन होगी हर रोज। उस दिन भी पापा से मम्मी दोनों से बात की है लगभग 1 घंटे, 9 या 10 बजे के अराउंड 1 घंटे पापा या मम्मी से बात हुई है, दोनों से बात हुई है। उसके बाद रात के या सुबह कह लीजिए 1:52 पे मेरे पास कुछ मेल्स और मैसेज आए थे। उस टाइम पे मैं सो रहा था, मुझे पता नहीं चला। फिर 1 घंटे के बाद मेरे पास एक अननोन नंबर से कॉल आता है। वो कहता है कि आपसे बात हुई है अतुल की। मैं बोला हाँ बात हुई थी। तो आपको कुछ पता है सुसाइडल और नोट और ये सब चीज़ों के बारे में, मतलब सुसाइड का कुछ मैसेज आया है आपके पास ऐसा सच? तो मैंने बोला क्या बात कर रहे हो आप, बिकॉज कि आजकल प्रैंक कॉल्स बहुत ऐसे इस तरह के चल रहे हैं। तो मैंने बिलीव नहीं किया और फ़ोन रखा, मैंने कट कर दिया। फिर मैंने भैया का मैसेज देखा। उस मैसेज को देख के मुझे लगा कि कुछ गलत हो रहा है या कुछ गलत हुआ। फिर भी मैंने विश्वास नहीं किया कि मैसेज में हो सकता है कि उसका फ़ोन हैक कर लिया हो किसी ने। फिर मैंने उसको फ़ोन किया, उसके नंबर पे फ़ोन नहीं उठ रहा था। फिर उसने जो नंबर मेरे साथ कुछ शेयर किए थे मैंने उनको कॉल किया, बिकॉज कि वो सुबह का टाइम था, बहुत सुबह का टाइम था, उस टाइम पे लोग सो रहे होते हैं, तो कोई फ़ोन पिक नहीं किया वो वाले नंबर पर। फिर मैंने जिस नंबर से कॉल आया था मैंने उनसे पूछा कि आप कैसे जानते हो उसको, कैसे क्या करते हो? तो उसने बोला कि मेरे पास भी मैसेज ऐसा कुछ आया हुआ है। तो मैंने बोला कि आप कैसे हेल्प कर सकते हो बैंगलोर में मुझे, बस क्योंकि मैं दिल्ली रहता हूँ, तो मैं बैंगलोर सडनली तो वहाँ से नहीं आ सकता हूँ, बट ये है कि मैं नेक्स्ट फ्लाइट जरूर लेके आ सकता हूँ, बट आप इतने इन बिटवीन क्या कर सकते हो? इसके बाद फिर उन्होंने अपना बताया कि मैं 2 घंटे में पहुँच सकता हूँ, बट मैं आई ट्राई कि वहाँ पुलिस पहुँचे और एक बार देखे। जब उसने पुलिस को कॉल किया तो वो लोग आए पुलिस वाले, बट वहाँ व्हीकल नहीं थी उनकी। तो उन्होंने सोचा कि वो कहीं बाहर गए हुए हैं, तो मतलब मैं ब्रेक नहीं करूँगा घर। फिर मैंने उनको फ़ोन किया कि सर ऐसा है कि मेरे पास अब कुछ मेल्स भी आ गए थे हमारे पास। मैंने व्हाट्सएप चेक किया, उसके बाद मैंने कॉल्स में लग गए, उसके बाद फिर मैंने देखा मेल्स भी आए हुए थे। मेल्स में आने के बाद मेरे पास वो सारी चीज़ें आई हुई थी, उस पर लिखा हुआ था सब कुछ। फिर मैंने उनको बोला कि सर मेरे पास कुछ मेल्स भी आई हुई हैं विच इज़ रॉन्ग, सो आप ब्रेक करवाओ घर और किसी भी तरह देखो जाके, पुलिस वाले को करके। फिर पुलिस वाले ने बोला और मैं ऑथराइजेशन दे रहा हूँ कि आप ब्रेक करो घर। फिर उन्होंने ऐसा किया। फिर उन्होंने देख लिया था कि ये हो गया है काम, तो उन्होंने मुझे डायरेक्टली नहीं बताया, मुझे बोला कि आप आ जाओ, फिर मैं बताता हूँ क्या है क्या नहीं है। अभी एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है, आप बस आ जाओ। फिर मैं, मतलब जो मेल था उसे मेरे दिमाग काम नहीं कर रहे थे, मैंने फादर मदर सबको इंटीमेट किया। और फिर फादर मदर को मैंने बोला कि आप लोग आइए, मैं टिकट बना रहा हूँ। फादर मदर का मैंने टिकट बनाया, मैंने अपना टिकट बनाया। मैं दिल्ली से यहाँ आया, पापा लोग बिहार से यहाँ आए। फिर हम लोग यहाँ आए तो मैं गया था रूम में देखने के लिए भी, तो ही हैंग हिमसेल्फ विथ अ नोट, जस्टिस इज ड्यू। हमने देखा था कि उनका नोट, उस पर सबसे पहले उन्होंने ये लिखा कि जस्टिस इज ड्यू। अगर आप हमें बता सके ये हुआ कैसे, मतलब क्या ट्रिगर पॉइंट क्या था, क्यों इतने ये रिलेशनशिप हैं उनके पति पत्नी के बीच में ये बहुत खराब हो गए, कैसे आप लोगों को पता चला परिवार को कि उन दोनों के बीच में कुछ ठीक नहीं है? सर रिलेशनशिप कुछ भी खराब नहीं चल रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था, बट वन डे शायद कुछ उनकी मदर इन लॉ और इन सब के बीच में के सामने में, मतलब कुछ बात शायद या हुई, जो हुई आई डोंट नो। उसके बाद वो अपनी, उनकी जो माँ थी वो उनको शायद ले गई। उसके 8 महीने के बाद, जब लेने के बाद, वहाँ पे कोई ऐसा कुछ नहीं था कि डिवोर्स लेने के लिए वजह से या कुछ भी करने की वजह से वो जा रही हैं।
8 महीने के बाद डिवोर्स फाइल किया गया। उस डिवोर्स में उन्होंने फॉल्स एलिगेशंस ऐसे ऐसे लगाए हैं, ऐसे ऐसे सेक्शंस में लगाए हैं जो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते हैं अगर उसको प्रॉपर तरीके से देखा जाए। और मेरे भाई ने वो 80 मिनट का जो वीडियो बनाया है उसमें उसने आपको प्रॉपर एक्सप्लेन किया है, जो भी वो भी वायरल हो चुकी है। बेस्ड ऑन दैट अगर मैं आपको बताऊं कि आप उनके फादर जो थे, जो एक्सपायर कर गए, भाई हार्ट की कुछ प्रॉब्लम्स थी। वो हार्ट की प्रॉब्लम उनको बहुत पहले से थी, एम्स में इलाज चल रहा था, बट वो अटेम्प्ट टू मर्डर उनके फादर को हमारे ऊपर चार्ज डाल दिया गया कि हमने उनसे डाउरी मांगा, इस वजह से वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनकी वजह से हार्ट अटैक हो गया, विच इज 100% रॉन्ग। अगर उस चीज को आप चेक करोगे उनके वो एम्स का जो उनका पर्चा था कि कब तक रिकॉर्ड्स था, उसमें आप देखेंगे तो उनके हार्ट की प्रॉब्लम चल रही थी और डॉक्टर्स ने ये बोल दिया था बहुत ज्यादा दिन जिंदा नहीं। तो इस वजह से उनकी शादी भी जल्दी की गई थी, सो दैट की शादी कर दो। और ये सारी चीजें अगर आप देखेंगे तो कोऑर्डिनेशन में बना के हमारे ऊपर एलिगेशंस लगाए, इवन मेरे ऊपर एलिगेशंस लगाए गए हैं। मैं हाँ, मैं अपनी बात करता हूँ। मेरे से सिर्फ जो मेरी भाभी थी उनसे सिर्फ 2 दिन मैं मिला हूँ। जिस दिन उनकी मैरिज हुई है उसके बाद वो घर पे जिस दिन आई है 2 दिन नहीं थी वो घर पे। वो 2 दिन ही सिर्फ बिहार में मिली है मेरे से। इसके अलावा आज तक मैं नहीं मिला उनसे। मेरे ऊपर भी केसेस है। मेरे फादर साहब सिर्फ 2-4 दिन मिले हैं। 2 दिन वही जो घर पे थे जिसमें हम लोग सब फैमिली वाले ने मिले थे। उसके बाद 2 दिन जिस दिन उनके फादर की डेथ हुई थी उसमें वो लोग गए। तो वो 4 दिन मतलब आपके भाई की तरफ से कि वो क्यों चली गई बैंगलोर से यहाँ से छोड़ के अपने घर वापस, कुछ बातचीत हुई थी आपके भाई से इस बारे में? क्योंकि ऐसा भी कह रहे हैं कि कोविड के वक्त कुछ इलाज को लेकर भी कुछ समस्याएं हुई थी। कोविड के टाइम पे इनके कुछ मतलब ऐसा वो एयर चेक करने वाली जो मशीन है उसमें इनके कुछ सिम्टम्स की वजह से कुछ ऑक्सीजन लेवल कम हुए थे। तो उस टाइम पे डरावना माहौल था ही, तो ये भी डर गए थे क्योंकि ब्रदर को पहले हुआ था शायद फीवर, तो वो ठीक हो गया था, तो इनको हो गया था सच। तो वो 94 या 95 आ गया था ऑक्सीमीटर में। तो भैया डर गया था कि बच्चे को कौन संभालेगा, तो लेट्स डू कि उनकी मदर को बुला लिया जाए यहाँ। तो फ्लाइट बाई फ्लाइट उन्होंने बुलाया था उनकी मदर को वहाँ देखने करने के लिए। अगले दिन इनका ऑक्सीजन लेवल ठीक हो गया था, तो फिर वो काम डाउन हो गया कि चलो कोई बात नहीं। फिर भी ये डॉक्टर को एक बार दिखा के आया कि कोई सिम्टम ना हो कैसे कुछ। तो डॉक्टर ने बोला कि फॉर मतलब कि आप एक कुछ मेडिसिन है वो मैं लिख दे रहा हूँ, आप वो मेडिसिन ले लो। और उसने में कुछ मेडिसिन की बहुत ज़्यादा दिक्कत चल रही थी। फिर भी माई ब्रदर मतलब अलग अलग लोकेशन पे जाके अलग अलग जो भी एक मिलता था वो ले लेता था, किसी भी उससे मेडिसिन शॉप से, ये सारी चीज़ें करके लेके आया। उनका काम था सिर्फ कि वो मेडिसिन टाइम पे खाएं। वो मेडिसिन भी वो टाइम पे नहीं खा रही हैं। बच्चे जो हैं, जो बच्चा है उनका, उस बच्चे को कुछ मेडिसिन डॉक्टर्स ने दे रखे थे बिकॉज कि वो कुछ खाता वाता नहीं था या उसका वजन जो है वो लिटरली डिटोरिएट हो रहा था। तो डॉक्टर्स ने बताए थे कि भाई आपको कुछ ये चीज़ें खिलानी है या वो चीज़ें खिलानी है, तो उसके लिए भी वो करती ही नहीं थी, कुछ कहती नहीं थी। तो उसी बात पे कुछ बात बोल दिया हो तो उनकी माँ को शायद खराब लग गया या क्या हुआ उस टाइम पे नहीं पता, बट उनकी माँ ने सीधा बोला कि हमारी फ्लाइट बना दो, हम जा रहे हैं घर। वो अपने साथ बेटी अपने साथ वो बेटी को भी लेके गई। एक हमने ये भी देखा कि जो जब बात गई आगे कोर्ट में तो उन्होंने लिखा कि पहले 1 करोड़ का कॉम्पनसेशन मांगा था, फिर उसको बढ़ा के 3 करोड़ कर दिया। ये मतलब उनके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा था, आपको ऐसा लगता है? जैसा उन्होंने कहा है कि बहुत ज़्यादा पैसों की डिमांड वहाँ से लगातार हो रही थी। वो ये भी कहते हैं कि मैं घर का काम करता था, मैंने उनके भाई को बहुत हेल्प किया, वाइफ को मैंने अपनी नौकरी दिलवाई एक्सेंचर में, बावजूद उसके वो इतना मुझे परेशान कर रही थी। तो कैसे वो सब चीज़ें आपसे शेयर की थी? सर उन्होंने बताया था कि वो बहुत लेजी है, बहुत ये है, तो अपनी वो उनकी जो पुरानी कंपनी थी उसे उनके बॉस ने निकाल दिया था उनको। फिर भैया ने ट्राई करके जो भी कंपनी में एसेंचर में लगवाया था तो वो उसका था, ये मुझे पता था कि उसने ही लगवाया है बिकॉज उनके पास इतना कैपेबिलिटी नहीं था कि वो खुद से जाके इवन इंटरव्यू फेस कर पाए। वो भैया बताता था उसको कि कैसे इंटरव्यू करना है, क्रैक ये वो, तो फिर वो जाके वो करी थी वो। इसके अलावा हर चीज़ में मेरा भाई ऐसा नहीं था कि सपोर्ट नहीं करता होगा, बिल्कुल सपोर्ट करता होगा। इवन उसके पास ये था कि सब कुछ के लिए उसने लोगों को लगा रखा था। कुक के लिए कुक आता था, सफाई के लिए आते थे लोग,
कपड़े धोने के लिए आते थे लोग, मतलब एवरीथिंग उसने व्यवस्था कर रखा था। बस उनको अपना वर्क फ्रॉम होम वाला जो जॉब है वो देखना था और बच्चे को देखना था, दैट्स इट। इसके अलावा कोई काम नहीं था। फिर भी उनको ऐसा लगता, पता नहीं क्या था, 1 करोड़ से 3 करोड़ कैसे हुआ, क्या हुआ, ये मुझे नहीं पता कि 1 से 3 कैसे हुआ, लेकिन 3 करोड़ का डिमांड किया जा रहा था, अभी ये मुझे पता था। ये एक और चीज थी कि जब मीडिएशन में बुलाया गया था दोनों को, उस टाइम पे जज वहीं बैठी हुई थी और उससे पहले ये बैठी हुई थी, भाभी बैठी हुई थी वहाँ। जब भैया आया तो उसके बाद फिर ये बोला गया कि आप जो है वो हमें 5 लाख रुपए करीब घूस दोगे तो मैं ये केस सेटल कर दूंगी, अदरवाइज आपको और आपके फैमिली सबको मैं घसीटती रहूंगी कोर्ट में। भैया एक टेक कंपनी में काम करता है, तो आप लोगों को पता होगा कि कितना वो आपको छुट्टियां मिलती हैं। वो पेशकार को कहता था कि हमारी डेट्स सैटरडे को दे दो। पेशकार घूस मांगता था सभी लोगों से, तो वो मांगता है 50 रुपीज। अगर कुछ लोग ठीक ठाक कमाते हैं या समथिंग तो वो 500 से 1000 रुपये फीस का चार्ज हो जाता है उसका। और वो जो पेशकार है वो जज के सामने बैठ के पैसा लेता है। इसके अलावा जो वो है क्या कहते हैं पेशकार है, उसे ये बोल दिया गया कि सर हमें सैटरडे का डेट दे दिया जाए, बिकॉज कि हमें दूर से आना पड़ता है और बाई फ्लाइट आते हैं तो हम 50,000 रुपये करीब करीब खर्चा भी होता है हमारा। इसके लिए भी बहुत मिन्नतें करनी पड़ती थी, तब भी वो उसके मन के ऊपर होता था देगा या नहीं देगा। इसके अलावा सर मैं कहूँ कि जिस टाइम पे ये अमाउंट मांगा गया उस टाइम पे जज साहिबा वहीं बैठी हुई थी और ये बोली थी कि तुम तो पैसा अच्छा कमाते ही हो तो क्यों नहीं दे देते हो पैसा। तो मैडम को भैया ने बोला कि मैडम ऐसा है कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते, आप बेस्ड ऑन मेरिट आप केस डिसाइड करो, जो होगा उस पर फिर देखेंगे। 40,000 रुपये मेंटेनेंस का पैसा बच्चे के नाम पे दिया जा रहा था। आप ये मुझे बता दो कि 40,000 रुपये कैसे जस्टिफाइड है मंथली एक्सपेंस किसी एक बच्चे का जो कि आज के डेट पे 4 साल का है और वो यूपी रहता है या दिल्ली रहता है, आई डोंट नो, लेकिन फिर भी अगर दिल्ली भी रहता है तो भी 40,000 रुपये एक प्रोफेशनल का जो वहाँ अच्छे से रहेगा उसका भी इतना खर्चा नहीं होता एक आदमी का। और वो तो खैर 4 साल का बच्चा अब आज के डेट में उस 40,000 रुपये को बढ़ा के वो 80,000 रुपये कर दिए एरियर के नाम का कह के। कानून में ऐसी व्यवस्था है कि अगर 80,000 रुपये आप देने लग जाओ तो वो कहेंगे कि आप 80,000 के लिए कैपेबल हो तो आप और बढ़ा के क्यों नहीं दे सकते पैसा, ठीक है। तो ये कैसा कानून है कि जिसमें हमें ये नहीं पता कि बच्चे का कितना कॉस्ट हो सकता है, एक महीने का कितना खर्च है। आप बेस्ड ऑन स्लिप कि आप बच्चे के ऊपर कितना पैसा खर्च करते हो आप मंगवा लो, एजुकेशन के नाम पे कितना पैसा मंगवाते हो आप वो फीस मंगवाओ, फीस स्लिप मंगवाओ। देयर शुड बी अ सिस्टम कि आप इस सिस्टम के हिसाब से डिसाइड करो कि कितना किसका एक्सपेंस और कितना किसको दिया जाना चाहिए। क्योंकि पता नहीं क्या इन्फ्लुएंस था उनकी फैमिली का जज के ऊपर या नहीं था पता नहीं, क्योंकि उनको मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं दिया जा रहा था तो वो बच्चे के नाम से कह के वो मेंटेनेंस कॉस्ट निकलवा रही थी।